Hello, students, and welcome to Green Plus Institute of Paramedical Sciences. I am Dr. Maninder Kaur, and today we are going to continue our lecture series on rotator cuff tear. So ये तीसरा लेक्चर है हमारा रोटेटर कफ टेयर पे. This is the last lecture. हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था अबाउट व्हाट आर द कॉजेज ऑफ रोटेटर कफ टेयर, किस तरह के टाइप्स होते हैं, एंड जो क्रॉनिक टेयर्स होते हैं उनको हम कैसे मैनेज करते हैं. वो फिजियोथेरेपी थेरेपिस्ट के पास जब आएंगे तो उनको कैसे मैनेज किया जाएगा, क्या क्या एक्सरसाइज कराई जाएंगी, कब कराई जाएंगी, किस फेजेस में कराई जाएंगी. अब ये जो थर्ड पार्ट है, इस थर्ड पार्ट में वी आर बेसिकली गोइंग टू टॉक अबाउट द मोर अक्यूट टेयर्स, राइट. सो जब किसी की सर्जिकल रिपेयर होती है, दोस टाइप ऑफ रोटेटर कफ टेयर्स, तो उनके लिए हम कैसे फिजियोथेरेपी देंगे. सो व्हाट विल बी आवर गोल ऑफ रिहैबिलिटेशन after the rotator cuff repair has been done, surgical repair has been done. What are the factors that affect rehabilitation, एंड क्या रिहेबिलिटेशन प्रोटोकॉल होता है, कैसे कैसे किया जाता है, किस किस तरह के रिपेयर्स में. जैसे देर वुड बी आर्थ्रोस्कोपिक रिपेयर, देर विल बी एन मिनी ओपन रिपेयर, और देर कुड बी एन ओपन रिपेयर. द साइज ऑफ द टेयर कुड बी डिफरेंट, जिसके हिसाब से डिफरेंस आ सकता है. एज, देर आर मेनी मेनी फैक्टर्स. वील ऑल्सो सी ऑल दोज फैक्टर्स एंड क्या क्या अलग अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं इसको मैनेज करने के. ठीक है. तो व्हाट आर आवर बेसिक गोल्स फॉर रोटेटर कफ रिपेयर. पहली चीज है, यू ऑब्वियसली हैव टू मेंटेन द इंटेग्रिटी ऑफ द रिपेयर रोटेटर कफ. तो आपको ओवर स्ट्रेस नहीं करना है, क्योंकि देखो वो टिश्यू हीलिंग टिश्यू है. ठीक है. जो क्रॉनिक टेयर्स होते हैं वो फाइब्रोज हुए होते हैं, तो उनका सिचुएशन अलग होता है. जो अक्यूट टेयर्स होते हैं उनमें इन्फ्लेमेशन ज्यादा होती है, और जिनकी रिपेयर हुई होगी सर्जिकली उनमें भी इन्फ्लेमेशन ज्यादा होगी. अगर आप उसको ओवर स्ट्रेस करोगे तो वो फट जाएगा फिर से, तो यू नो लैंड बैक टू स्क्वायर वन. तो आपको फिर से उसको ऑपरेटिव ट्रीटमेंट देना पड़ेगा. सो ये चीज ध्यान रखनी, ओवर स्ट्रेस नहीं होना चाहिए आपका हीलिंग टिश्यू. Then you have to establish a full passive range of motion as quickly and as safely as possible. तो करना जल्दी है, क्योंकि इट्स अक्यूट फेज है ना, तो उसमें वो हीलिंग में साथ साथ में जब वो मूवमेंट आ जाएगी तो उतनी वो हीलिंग सही से होएगी और उतनी मूवमेंट भी इंक्रीज रहेगी. अगर वो पेशेंट, जैसे हम कहते हैं ना, कोई चीज वैसी हमने रखी है, उसको हिलाया ही नहीं, तो उसने वहीं पे कॉन्ट्रैक्चर बन जाना है. ठीक है. तो हमने उस कॉन्ट्रैक्चर को बनने नहीं देना है. देन टू री एस्टेब्लिश द डायनेमिक ह्यूमोरल हेड कंट्रोल. ऑब्वियसली आप नहीं चाहते कि पेशेंट ऐसे श्रग करके ही अपने आप को कंट्रोल रखे, बिकॉज ऐसे करने से क्या होता है, वो उसको वो एक सपोर्ट दे पाता है अपने शोल्डर को. आप वो नहीं चाहते हो, आप चाहते हो कि वो नेचुरल मोशन जो है वो कर पाए. ठीक है. देन टू इम्प्रूव द एक्सटर्नल रोटेशन मस्कुलर स्ट्रेंथ, ऑब्वियसली फॉर मस्कुलर बैलेंस. देखो आप इनिशियली एक्सटर्नल रोटेशन से शुरू करते हैं, एक्सटर्नल रोटेशन के बाद आप फिर एबडक्शन और फिर इंटरनल रोटेशन एंड फ्लेक्शन पे जाते हैं. ठीक है. Then, to initiate resisted shoulder abduction and flexion when muscular balance is restored. See, again, this is what I was saying कि आपको पहले external rotation को पहले establish करना है. external rotation establish हो जाएगी, उसके बाद abduction और flexion की तरफ जाना है. ठीक है. And you have to obviously again देखो, again tissue heal हो रहा है, ये constraint है हमारे पास, तो इस चीज का ध्यान रखते हुए over aggressive activity नहीं करानी है, उतनी करानी है जितना वो tissue bear कर पाएगा. ठीक है. नाउ दिस इज गोइंग टू बी डिफरेंट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ पेशेंट्स. किसी पेशेंट का अक्यूट टेयर है, किसी पेशेंट का मैसिव टेयर है, स्मॉल टेयर है, एज क्या है, उसकी परफ्यूजन कैसी है, उसका वैसे प्रीवियस स्टेटस क्या था, वो उसका डोमिनेंट हैंड है कि नॉन डोमिनेंट हैंड है ना. तो लॉट्स ऑफ थिंग्स विल मैटर इन दैट. तो उसमें आपको वो ध्यान रख के अग्रेशन यूज करनी है. देन टू रिस्टोर द पेशेंट्स फंक्शनल यूज ऑफ शोल्डर, बट ग्रेजुअली. आपको अल्टीमेटली फंक्शनल यूज ही लाना है उसको. अल्टीमेटली तो द होल पर्पस शुड बी सर्व्ड है ना. फंक्शनल एक्टिविटी वापस आएगी तो ही द रिपेयर इज सक्सेसफुल. सो वो चीज आपको लानी है, बट ग्रेजुअली. देन एक्टिव रोटेटर कफ मसल्स शुड बी, यू हैव टू एक्टिवेट देम विदाउट पेन. तो आपको पेन नहीं होनी चाहिए, इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है. So this is your basically what I can say, your goals or your what you want to do है ना. So now what are the factors जो इस चीज को अफेक्ट करेंगे. क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं कि जब एक रिपेयर हुई होती है उसके बाद रोटेटर कफ कैसे ठीक होगा, और आप कितनी उसकी मोशन कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे, ये सब कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. तो विल्क एंड एंड्रयूज, ये दो जो लोग हैं, इन्होंने कुछ मल्टीपल फैक्टर्स निकाले जो सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करते हैं पोस्ट
पोस्ट ऑपरेटिव रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम को आफ्टर द रोटेटर कफ रिपेयर. व्हाट आर दीज फैक्टर्स? फर्स्ट इज द टाइप ऑफ रिपेयर, कि किस तरह की रिपेयर हुई है. ओपन रिपेयर हुई है, मिनी ओपन हुई है, कि आर्थ्रोस्कोपिक हुई है. आर्थ्रोस्कोपिक क्या है? दूरबीन से जो होती है, राइट, जैसे हम आम भाषा में कहते हैं दूरबीन वाला ऑपरेशन हुआ. तो आर्थ्रोस्कोपिक हुआ है तो इट विल बी वेरी स्मॉल कट्स, राइट. मिनी ओपन हुआ तो वो छोटा सा कट देते हैं और उसी में से कर लेते हैं. ओपन में इट्स अ प्रॉपर लार्ज इंसिशन और उसमें से आप रिपेयर कर रहे हो, राइट. देन द टेयर, ऑब्वियसली, कि वो एब्सोल्यूट टेयर है कि स्मॉल टेयर था, लार्ज टेयर था. फिर कितने टेंडन्स उसमें से इन्वॉल्व, हमारे 4 मसल्स में से, 4 टेंडन्स में से कितने उसमें से इन्वॉल्व हैं, है ना, जिनको उन्होंने रिपेयर किया है. फिर टिश्यू की क्वालिटी कैसी है, टिश्यू जो था वो अच्छी क्वालिटी में था, वेदर इज गुड, फेयर और पुअर. सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. उसके अलावा द लोकेशन ऑफ टेयर, वेदर द टेयर वॉज अ सुपीरियर टेयर, अ सुपीरियर एंटीरियर टेयर और सुपीरियर पोस्टीरियर टेयर. टेयर के ऑनसेट ऑफ टिश्यू फेलियर कैसे था, अक्यूट टेयर हो गया था कि ग्रेजुअली क्रॉनिक टेयर हुआ है धीरे धीरे. एंड टाइमिंग ऑफ रिपेयर क्या है, जब टेयर हुआ साथ ही में रिपेयर कर दिया गया अक्यूट में ही, के लेटर ऑन बहुत देर होने के बाद उसको रिपेयर किया गया, है ना. फिर पेशेंट वेरिएबल्स, लाइक एज क्या है पेशेंट की. ऑब्वियसली हमने पिछले लेक्चर्स में भी देखा है कि हाउ एज विल अफेक्ट द हीलिंग प्रोसेस, हाउ एज विल अफेक्ट द टेयर ऑल्सो, राइट. सो एज इज वेरी इंपॉर्टेंट. पेशेंट का हैंड डोमिनेंट है कि नॉन डोमिनेंट है, मतलब वो उस हाथ को यूज करता है कि दूसरे हाथ में, जैसे हम बोलते हैं नॉर्मली हम राइट हैंडेड है, तो लेफ्ट साइडेड टेयर विल हैव अ डिफरेंट रिपेयर प्रोसेस और रिहेबिलिटेशन प्रोसेस. और आई कैन से दी सी बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे ना. एक तो उसकी स्ट्रेंथ का फर्क होगा, एक उसकी यूसेज का फर्क होगा, ठीक है. सिमिलरली अगर वो डोमिनेंट हैंड होगा तो उसकी यूसेज ज्यादा होगी, उसकी स्ट्रेंथ भी लेकिन ज्यादा होगी. सो लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट विल मैटर इन दैट ऑल्सो. फिर आ गया कि प्री इंजरी लेवल क्या है. पहले ही पेशेंट अगर इंजरी से पहले ही इतनी की मूवमेंट कर पा रहा था, डायबिटिक पेशेंट है जी, उसकी पहले ही वो फाइब्रोसिस वगैरह हुई हुई है ना, तो अगर उसकी पहले ही उसकी मूवमेंट उतनी है तो उसकी प्री इंजरी लेवल क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कैसे रिहेबिलिटेशन हो पाएगी. फिर उसकी वर्क सिचुएशन क्या है, कि वो एग्जैक्टली क्या यूसेज करेगा उस आर्म का, है ना, वेदर इट्स जस्ट फॉर रूटीन डेली एक्टिविटीज, या वो एक ऐसा एथलीट है जो कि अपने आर्म को ही मेन यूज करता है ना. तो दैट इज अगेन समथिंग विच हैज टू बी सीन. उसके अलावा whether the rehabilitation is supervised or unsupervised. Not all patients will go to a physiotherapist for फिजियोथेरेपी फॉर रोटेटर कफ टेयर, है ना. तो वो टेयर को अगर आप सुपरवाइज रिहेबिलिटेशन दे रहे हो तो कैसे हील होगा, और अनसुपरवाइज रिहेबिलिटेशन होगी तो कैसे हील होगा, ऑल्सो बी अफेक्टेड. दिस फैक्टर ऑल्सो विल अफेक्ट दैट थिंग. अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, ऑब्वियसली द फिजिशियंस फिलोसफिक अप्रोच, मतलब कि हर डॉक्टर का एक अलग अप्रोच होता है कि भाई वो किस तरह से पेशेंट को ट्रीट करना चाहते हैं. वो क्या रेकमेंड करते हैं कि कितने हफ्ते तक क्या मोशन होनी चाहिए, कितने हफ्ते तक पेशेंट को बिल्कुल इमोबिलाइज रहना है, कितने समय तक. तो ये फिलोसफी हर डॉक्टर की अलग होगी, है ना, एज पर हिज प्रैक्टिस, एज पर हिज नॉलेज, एज पर हिज एक्सपीरियंस. सो ये चीज भी अफेक्ट करती है कि रिपेयर कैसा होगा, है ना, या उसकी जो रिहेबिलिटेशन है कैसी होगी. ना अपार्ट फ्रॉम दिस, व्हाट इज योर बेसिक प्रोटोकॉल जब आपने अक्यूट सर्जिकल रिपेयर करी है ना. अक्यूट सर्जिकल रिपेयर मतलब सर्जिकल रिपेयर की है, मतलब अक्यूट टेयर के लिए या क्रॉनिक टेयर के लिए, बट आपने सर्जिकली रिपेयर किया है उसको, तो आपका क्या प्रोटोकॉल होता है. जनरली इट इज डिवाइडेड इनटू 3 phases. ओके, यू हैव phase 1, phase 2 एंड phase 3 डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ वीक्स दैट इज देयर, है ना. हर एक में अलग अलग रिस्ट्रिक्शंस है, हर एक में अलग अलग गोल्स हैं कि आपको क्या गोल अचीव करना है. तो जो पहला फेज है दैट इज फर्स्ट 6 वीक्स वाला. तो फर्स्ट 6 वीक्स में व्हाट आर द रिस्ट्रिक्शंस. फर्स्ट थिंग, यू शुड नॉट हैव एनी एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस, नहीं करानी है एक्टिव मोशन, ठीक है. एक्टिव मोशन कब हम शुरू करेंगे, डिपेंडिंग के टेयर कैसा है और बहुत सारे और फैक्टर्स, जो हमने इतने सारे फैक्टर्स पढ़े हैं ना, उसके हिसाब से हम एक्टिव मोशन कराएंगे. तो जनरली दे से कि स्मॉल टेयर्स जो 1 सेंटीमीटर तक के होते हैं, आप 4 हफ्ते तक एक्टिव रेंज ऑफ मोशन नहीं कराते हो. मीडियम टेयर्स 1 to 3 सेंटीमीटर के लिए आप 6 हफ्ते तक नहीं कराते हो. लार्ज टेयर्स जो कि 3 to 5 सेंटीमीटर के होते हैं, उनमें 8 हफ्ते तक एक्टिव रेंज ऑफ मोशन नहीं कराया जाता. और जो मैसिव टेयर्स होते हैं मोर देन 5 सेंटीमीटर के, उनको 12 हफ्तों तक भी हम एक्टिव रेंज ऑफ मोशन नहीं कराते हैं, बिकॉज दैट टेक्स टाइम टू हील. सो यू डोंट हैव टू अलाउ एक्टिव रेंज ऑफ मोशन. नाउ you have to also delay the active assisted range of motion for similar periods based on that type of tear, है ना. कि साइज क्या है उसके हिसाब से आपको एक्टिव असिस्टेड भी धीरे धीरे लाना है. ऐसे नहीं कि एकदम से आपने वहां भी पैसिव कर दिया, पैसिव हो गया तो आप एक्टिव असिस्टेड पे ले गए. बट ऑल्सो यू हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन दैट साइज ऑफ द टेयर. नाउ व्हाट इज योर एम. योर एम इज इस फेज में सिर्फ पैसिव रेंज ऑफ मोशन करानी है. कहां तक करानी है, आपने 140 डिग्रीज ऑफ फॉरवर्ड फ्लेक्शन करना है,
ठीक है, 40 डिग्रीज ऑफ एक्सटर्नल रोटेशन करना है, इट्स नॉट मेंशन हियर, सम 40 डिग्रीज ऑफ एक्सटर्नल रोटेशन करना है एंड 60 to 80 डिग्रीज ऑफ एबडक्शन करना है विदाउट रोटेशन। ठीक है, तो दिस शुड बी योर एम। क्या करना है आपने, नो स्ट्रेंथनिंग या रेजिस्टेड मोशन, कोई भी रेजिस्टेड मोशन, हमने क्या बोला, एक्टिव असिस्टेड नहीं कराना है, एक्टिव नहीं कराना है, तो हमने कोई भी स्ट्रेंथनिंग, कोई भी रेजिस्टेड मोशंस ऑफ शोल्डर नहीं करानी है अंटिल 12 वीक्स आफ्टर सर्जरी। ठीक है, अभी कोई कई टेयर्स होते हैं जिनकी हाई हीलिंग पोटेंशियल होती है, हाई हीलिंग पोटेंशियल मतलब कि बहुत अच्छे से हील होने का चांस होता है। किन पेशेंट्स में, अगर वो छोटा टेयर है, अक्यूट टेयर था, अगर पेशेंट जो है वो यंग पेशेंट है, लेस देन 50 years ऑफ एज, नॉन स्मोकर है, तो इनमें देर इज हायर हीलिंग पोटेंशियल। इनमें आप आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथनिंग प्रोग्रेसिंग टू थेराबैंड एक्सरसाइजेस बिगिन कर पाते हैं 8 हफ्तों से भी। तो अगर आपको हाई हीलिंग पोटेंशियल लग रहा है तो आप मे बी 8 वीक ऑनवर्ड्स उसको आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस शुरू करा सकते हैं। ठीक है, strengthening exercises before 12 weeks should be performed with the arm in less than 45 degree of abduction। तो ये भी ध्यान रखना है कि 45 डिग्री ऑफ abduction से कम में ही करना है, बहुत ज्यादा नहीं कराना है। ठीक है, देन इमोबिलाइजेशन क्या है, अभी देखो फर्स्ट 6 वीक्स है, अक्यूट रिपेयर, अक्यूट हीलिंग हो रही है उस टाइम पे, है ना। तो टाइप ऑफ इमोबिलाइजेशन विल ऑल्सो डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ एबडक्शन दैट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, अभी दो तरह की इमोबिलाइजेशन होती है जो जनरली सर्जिकल रिपेयर के बाद दी जाती है। आप बेसिकली क्या चाहते हो कि जो रिपेयर हुआ है उसमें टेंशन नहीं आना चाहिए, मतलब स्ट्रेच नहीं पड़नी चाहिए, उन जो हम बोलते हैं ना कि जहाँ पे सूचर्स लगे हैं, जहाँ पे टिश्यू को जोड़ा गया है, टिश्यू सूचर्स लगे, वो सूचर लाइन पे टेंशन नहीं पड़नी चाहिए, खिंचाव नहीं पड़ना चाहिए। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरह का टेयर है, उसके हिसाब से, और किस तरह का टिश्यू है ना, उसके हिसाब से आपने किस तरह का उसको इमोबिलाइजेशन देनी है। जैसे फॉर एग्जांपल हम जनरली स्लिंग, जो आम एक स्लिंग बोली जाती है ना, कि गले में से लगा के पट्टी लगा देते हैं, ऐसे रखते हैं हाथ को, ऐसे अडक्टेड रखते हैं और ऐसे साथ में रखा जाता है ना। सो वो जो स्लिंग यूसेज होती है दैट इज डन जनरली इफ द टेंशन ऑफ रिपेयर इज मिनिमल, मतलब जब रिपेयर किया तो बहुत टेंशन नहीं था टिश्यू में, ठीक है, ठीक ठीक सही था, या फिर बिल्कुल भी नहीं था, एंड यू कैन प्लेस द आर्म बाय द साइड, मतलब इस वजह से, क्योंकि टेंशन नहीं, देखो आपने यहाँ से चीज लेके यहाँ जोड़ी है, तो अगर इसमें टेंशन नहीं है, मतलब ये पूरा यहाँ तक आके आप ऐसे जोड़ पाए और इतनी मोशन इजीली कर पाए, वो फटेगा नहीं, टूटेगा नहीं, है ना। तो इनमें आप आर्म स्लिंग लगा देंगे, सिंपल आर्म स्लिंग। सो स्मॉल रिपेयर, स्मॉल टेयर्स के लिए 1 to 3 वीक्स तक दिया जाता है, मीडियम के लिए 3 to 6 वीक्स तक दिया जाता है, लार्ज एंड मैसिव के लिए 6 to 8 वीक्स तक स्लिंग लगाई जाती है। अब कई बारी क्या होता है कि ये जो टिश्यू होता है, जब इसको रिपेयर किया जाता है, सूचर्स लगाए जाते हैं, इनमें टेंशन होता है, शॉर्टनिंग हो गई होती है, स्पेशली क्रॉनिक टेयर्स जो होते हैं, है ना, उसमें क्या है, टेंडन छोटा हो जाता है, बिकॉज वो डिसयूज होके पड़ा रहने करके वो श्रिंक हो जाता है, फाइब्रोज हो जाता है। तो जब वो रिपेयर किया जाता है, वो खींच के रिपेयर तो कर देते हैं, बट वो इतना नहीं होता। अगर वो इतना रखोगे, सपोज थोड़ा सा अबडक्टेड रखोगे, तो वो ठीक रहेगा, उसमें टेंशन नहीं आएगी। जैसे आप उसको एडक्शन करोगे तो ये चीज खिंचेगी यहाँ से, तो खींचने की वजह से फटने का डर होगा। तो ऐसे पेशेंट्स में कईयों में एबडक्शन ऑर्थोसिस लगाया जाता है। व्हाट इज एबडक्शन ऑर्थोसिस? इट इज सिंपली आर्म स्लिंग ही है, लेकिन उसमें आर्म जो है, जो ऐसे हम नॉर्मली ऐसे रखी होती है ना, अडक्टेड रखी होती है, उसमें हम थोड़ा सा अबडक्शन रखते हैं, तो यहाँ पे एक पैडिंग होती है साथ में, आर्म के साइड पे दी जाती है, जो सो दैट के आर्म इतने ही पोजिशन में रहे, वो ऐसे अडक्ट ना हो पाए, उसको थोड़ा सा अबडक्टेड रखा जाए, उसको एबडक्शन ऑर्थोसिस कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब टेंशन ऑफ रिपेयर मिनिमल है एट 20 to 40 डिग्रीज ऑफ अबडक्शन, ठीक है, आप 0 डिग्री अबडक्शन पे अगर नो टेंशन है तो आप स्लिंग लगाते हो। अगर किसी पर्टिकुलर डिग्री 20 to 40 डिग्रीज ऑफ अबडक्शन पे जनरली टेंशन मिनिमल है, तो आप एबडक्शन ऑर्थोसिस लगा जाओगे। अब ये कितने टाइम के लिए लगेगा? स्मॉल टेयर्स के लिए 6 हफ्ते, मीडियम के लिए भी 6 हफ्ते, लेकिन लार्ज और मैसिव टेयर के लिए 6 to 8 वीक्स तक लगा जाएगा, और एक्चुअली 8 वीक्स तक ही लगाया जाएगा। ठीक है, सो यू अंडरस्टूड वन इज, ये हो गया इमोबिलाइजेशन कैसे करनी है। फिर आ जाता है पेन कंट्रोल, वेरी 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 एसेंशियल। अल्टीमेटली हमेशा हम बोलते हैं, देखो हर रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज में, हर तरह की एक्सरसाइज में हम कहा जाता है कि पेन कंट्रोल इज वेरी एसेंशियल। सो पेन नहीं होनी चाहिए पेशेंट को, है ना। तो द पेशेंट्स विद ऑर्थ्रोस्कोपिक रिपेयर एक्सपीरियंस लेस पेन, ऑब्वियसली। देखो अभी कोई भी दूरबीन वाला ऑपरेशन है, वो क्यों दूरबीन वाला इतना फेमस हो गया है ना, फॉर द सिंपल रीजन बिकॉज उसमें पेन कम होती है, क्योंकि बाहर से कट छोटा होता है, तो उसकी वजह से टिश्यू की हैंडलिंग भी छोट कम होती है, और जो कितना टिश्यू बीच में कटा गया वाइल मूविंग अहेड, वो भी कम हो जाता है, तो हीलिंग बेटर हो जाती है, तो उसमें पेन भी कम होती है एज कम्पेयर टू मिनी ओपन एंड ओपन। ठीक है, अब क्या देंगे हम, या तो नर्कोटिक्स दे सकते हैं 7 to 8 10 डेज फॉलोइंग सर्जरी के लिए, एनसेड्स दे सकते हो, कॉक्स 2 इनहिबिटर्स दे सकते हो, ठीक है, या फिर थेरेप्यूटिक मोडालिटीज भी दी जा सकती है, जैसे हमने पिछली बार में बात किया था कि आइस दिया जा सकता है, अल्ट्रासोनिक थेरेपी दी जा सकती है, हाई वोल्टेज गैल्वेनिक स्टिमुलेशन दिया जा सकता है। ठीक है,
फिर आप जनरली इनमें मॉइस्ट थेरेपी देते हैं बिफोर द थेरेपी, मॉइस्ट हीट दिया जाता है एंड आइस पैक्स दिया जाता है आफ्टर एट द एंड ऑफ द सेशन, ठीक है। फिर आ गया हमको मोशन जो लाना है ना, शोल्डर मोशन हम क्या चाहते थे, 140 डिग्रीज ऑफ फॉरवर्ड फ्लेक्शन, 40 डिग्रीज ऑफ एक्सटर्नल रोटेशन, 60 to 80 डिग्रीज ऑफ एबडक्शन। नाउ फॉर पेशेंट्स इमोबिलाइज इन एन abduction pillow, जिसे हम abduction ऑर्थोसिस कह रहे हैं, यू हैव टू अवॉइड adduction, ठीक है, ये आपने अवॉइड करना है, ये ध्यान रखना है। फिर एक्सरसाइजेस शुड बिगिन अबव द लेवल ऑफ abduction and abduction पिलो। ऑब्वियसली आपकी एक्सरसाइजेस शुरू हो रही है वो इससे ऊपर में होनी चाहिए फिर, क्योंकि देखो आप टेंशन नहीं चाहते हो तो आप इसको खींचना नहीं चाहते हो ना, तो अगर आप पहले ही ऐसा है तो आप इसको और थोड़ा ऐसे करके फिर वहां पे इसकी एक्सरसाइजेस शुरू करेंगे, ठीक है। नाउ कैसे शुरू करनी, हमेशा पहले हम कॉर्डमैन एक्सरसाइजेस कराते हैं। इफ यू डोंट नो दीज एक्सरसाइजेस, दैट इज पॉसिबली बिकॉज आपने पिछला लेक्चर नहीं सुना है, तो आप प्लीज गो बैक एंड लिसन टू द सेकंड लेक्चर, जिसमें हमने ये सब तरह की एक्सरसाइजेस के बारे में फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में समझाया गया है, टेस्ट के बारे में एंड एक्सरसाइजेस के बारे में कि कौन सी एक्सरसाइजेस क्या है और वो कैसे करी जाती हैं, ठीक है। सो यू हैव टू स्टार्ट विद कॉर्डमैन एक्सरसाइजेस, कॉर्डमैन पेंडुलम एक्सरसाइजेस टू प्रोमोट अर्ली मोशन, एंड देन यू मूव ऑन टू पैसिव रेंज ऑफ मोशन, एंड ये सिर्फ पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज है, ठीक है। कॉर्डमैन भी पैसिव टाइप ही होती है बिकॉज वो ग्रेविटी आपको हेल्प कर रही है, राइट। फिर आ गया एल्बो मोशन। एल्बो मोशन में हम क्या चाहते हैं, पैसिव करना है, अगेन यू हैव टू प्रोग्रेस टू एक्टिव मोशन, इट शुड गो फ्रॉम 0 to 130 डिग्रीज। तो अगर ये आप 0 से 130 डिग्रीज तक ही मूवमेंट करेंगे, प्रोनेशन एंड सुपेनेशन जितना टॉलरेट कर पा रहा है पेशेंट उतना आप प्रोनेट सुपाइनेट कराएंगे, ठीक है। मसल स्ट्रेंथनिंग में फिलहाल सिर्फ ग्रिप वाली एक्सरसाइज की जाती है और कुछ नहीं, ठीक है। देन वी कम टू द सेकंड फेज, दिस वाज द फर्स्ट फेज का एक्सरसाइजेस। सेकंड फेज में क्या क्राइटेरिया है, कब हम सेकंड फेज में जाते हैं, एक तो वीक्स के हिसाब से जनरली 6 to 12 वीक्स के बीच में जो होता है वो सेकंड फेज माना जाता है, तो एटलीस्ट 6 वीक्स ऑफ रिकवरी हैज elapsed व्हेन यू गो टू फेज 2। पेनलेस पैसिव रेंज ऑफ मोशन होना चाहिए, ठीक है, कब तक, वही जो हमारा पिछला गोल था वहां तक, 140 डिग्री फॉरवर्ड फ्लेक्शन, 40 डिग्री एक्सटर्नल रोटेशन, 60 to 80 डिग्री ऑफ abduction। अगर इसमें पेनलेस पैसिव मोशन हो रहा है तो फिर आप फेज 2 में जा सकते हो। रिस्ट्रिक्ट क्या करना है, अगेन एक्टिव एक्सरसाइज नहीं करनी है, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, रेजिस्टेड मोशंस जो है नहीं करने हैं अंटिल 12 वीक्स आफ्टर सर्जरी। एंड नो एक्टिव, एज आई सेड, नो एक्टिव आरओएम एक्सरसाइज वो पेशेंट विद मैसिव टेयर, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज मैसिव टेयर है, आपको एक्टिव बिल्कुल भी नहीं देना है, ठीक है। इमोबिलाइजेशन आपको कंटिन्यू करनी है सेम, या तो स्लिंग में या तो एब्डक्शन ऑर्थोसिस में। जनरली इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आफ्टर 6 वीक इट्स मोर फॉर कंफर्ट, patient is more comfortable with the sling, that is why you, or with the support, that is why you give it, okay। पेन कंट्रोल हैज टू बी सेम, आप ये तो एनसेड्स दे सकते हो, जनरली नारकोटिक्स की जरूरत नहीं पड़ती 6 हफ्तों के बाद, एनसेड्स दिए जाते हैं। एंड या फिर आप थेरेपेटिक मोडालिटीज दे सकते हो सेम, आईज, अल्ट्रासोनिक या हाई वोल्टेज गैल्वेनिक स्टिमुलेशन, एंड हीट, मॉइस्ट हीट एट द स्टार्ट ऑफ द थेरेपी या प्री थेरेपी, एंड आइस एट द एंड ऑफ द थेरेपी। अब इस फेज में, फेज 2 में हमारे क्या गोल्स हैं, फेज 2 में हमारे गोल है कि जो हमारा 140 डिग्री का फॉरवर्ड फ्लेक्शन आया था उसको हम 160 तक लेके जाएं, जो हमारा 40 डिग्री ऑफ एक्सटर्नल रोटेशन आया था उसको हम 60 डिग्रीज तक लेके जाएं, और जो हमारा 60 to 80 डिग्री ऑफ एबडक्शन आया था उसको हम 90 डिग्री एबडक्शन तक लेके जाएं, ठीक है। नाउ एक्सरसाइजेस क्या करने हैं, हमने कंटिन्यू करने हैं पैसिव रेंज ऑफ मोशन इस गोल तक पहुंचने के लिए। एक बार ये गोल पहुंच गए उसके बाद आप एक्टिव असिस्टेड स्टार्ट कर सकते हो, अगर ये पेनलेसली इस लेवल तक पहुंच पा रहे हैं तो। अगेन मैसिव टेयर में नहीं करना है, स्मॉल टेयर्स में कर सकते हैं, ठीक है। प्रोग्रेस टू एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एज टॉलरेटेड आफ्टर फुल मोशन इज अचीव्ड विद एक्टिव असिस्टेड। अगेन स्मॉल टेयर्स की बात हो रही है यहाँ पे, मैसिव टेयर्स में ये नहीं किया जाता है। स्मॉल टेयर्स में अगर पेनलेस पैसिव आरओएम कर पा रहे हो तो आप एक्टिव असिस्टेड आरओएम पे जाते हो, अगर वो भी पेनलेस एक्टिव असिस्टेड आरओएम कर पा रहे हैं तो आप एक्टिव आरओएम पे जाओगे, ठीक है। फिर लाइट पैसिव स्ट्रेचनिंग हैज टू बी डन आफ्टर द एंड ऑफ आरओएम, जो मतलब जो पेशेंट ने अपने पैसिव एक्टिव जो भी आपने कराया उसके बाद आपको एक लाइट स्ट्रेचनिंग करानी है इस फेज में, ठीक है। फिर आ गया मसल स्ट्रेंथनिंग, यहाँ पे आप रोटेटर कफ एंड स्कैपुलर स्टेबलाइजिंग स्ट्रेंथनिंग को स्मॉल टेयर्स के लिए शुरू कर सकते हैं, ठीक है। रोटेटर कफ एंड स्कैपुलर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, एंड ऑब्वियसली यू कंटिन्यू विद द ग्रिप स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, ठीक है। तो आप जो स्पॉन्ज बॉल दे देते हैं, है ना, तो वो भी आप इसमें दिया जा सकता है। देन वी कम टू द थर्ड फेज। नाउ थर्ड फेज इज बियॉन्ड 12 वीक्स, 12 वीक्स मतलब 3 मंथ्स है ना, तो वो उसके बियॉन्ड से 6 महीने तक का फेज जो होता है वो हम थर्ड फेज में माना जाता है। क्या क्राइटेरिया है यहाँ पे, पेनलेस एक्टिव आरओएम हो रहा है, कोई शोल्डर पेन नहीं है, कोई टेंडरनेस नहीं है, एंड सेटिस्फैक्टरी क्लिनिकल एग्जामिनेशन हो रही है, तो आप इस फेज में जाते हो। जब तक ये नहीं होता है तब तक आप नहीं जाओगे, ठीक है। नाउ
तब तक ये फर्स्ट थर्ड फेज में पहुंचेगा नहीं, तब तक आप ये सेकंड फेज में ही चलते रहोगे। इवन इफ इट इज बिकम 6 मंथ्स और 7 मंथ्स आफ्टर इट, फिर भी आप सेकंड फेज में ही रहोगे अगर पेनलेस एक्टिव आरओएम नहीं कर पा रहा है पेशेंट। ठीक है, नाउ व्हाट आर योर गोल्स? यहाँ पे गोल क्या है? अभी हम बोलेंगे यार एक्टिव आरओएम तो हो रहा है, पेनलेस हो गया, अभी और क्या चाहिए ना। वी आर ऑल्सो टॉकिंग ऑफ स्पोर्ट्स थेरेपी, यू ऑल्सो हैव टू रिमेंबर दैट इट्स नॉट जस्ट रूटीन डेली मूवमेंट्स, इट्स ऑल्सो अबाउट स्पोर्ट्स थेरेपी, इट्स ऑल्सो अबाउट डेली मूवमेंट में भी स्ट्रेंथ होगा तो ही आप इसको यूज कर पाओगे, वरना इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम किसी भी कहाँ पे भी जब जोर लगेगा वहां पे ये टूट जाएगा फिर से, राइट? तो यू नीड टू हैव स्ट्रेंथ। अल्टीमेटली जो हमारा हमेशा थर्ड फेज रहता है प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइजेस वाला, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस वाला, वो यहाँ पे आ रहा है अभी फेज 3 में। सो यू हैव टू इंप्रूव द शोल्डर स्ट्रेंथ, पावर एंड एंड्योरेंस, improve the neuromuscular control and shoulder proprioception, prepare for gradual return of functional activities. उसके अलावा you have to establish a home program, very important. See, I always tell you, फिजियोथेरेपिस्ट के पास पेशेंट कुछ समय तक आएगा, उसके बाद बियॉन्ड दैट उसको खुद से घर पे कुछ थेरेपी करनी पड़ेगी। तो वो थेरेपी आपको उसको एक्सप्लेन करनी है और उसे बतानी है कि ये जो स्ट्रेंथनिंग थेरेपी एटलीस्ट थ्राइस अ वीक उसने करनी ही करनी है। उसके अलावा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस जो है वो डेली बेस पे परफॉर्म होने चाहिए। अब यहाँ पे हमारा एम क्या है मोशन का? हमारा एम है मोशन दैट इट शुड बी इक्वल टू द कॉन्ट्रालेटरल साइड। अगर ये बाजू की प्रॉब्लम हुई है तो इस बाजू में जितनी मूवमेंट हो पा रही है वो सारी मूवमेंट इस बाजू में होनी चाहिए, ये हमारा एम होना चाहिए। ठीक है, you will first start with passive, then active assisted and active range of motion exercises. Now passive capsular stretching at the end of range of motion, especially cross body, that is horizontal adduction and internal rotation to stretch the posterior capsule. What is that? That is this basically. ठीक है, तो आप ये जो पैसिवली पेशेंट का कराते हो तो इससे ये पैसिव कैप्सुलर स्ट्रेचिंग होती है पोस्टीरियरली स्पेशली, तो दिस इज वेरी एसेंशियल एट द एंड ऑफ द एक्सरसाइज। देन आता है मसल स्ट्रेंथनिंग। सो यू हैव टू स्ट्रेंथन द रोटेटर कफ, हमारा वो ध्यान है। तो हम कैसे शुरू करेंगे? हम क्लोज चेन से शुरू करेंगे और ओपन चेन में जाएंगे, राइट? क्लोज चेन में हम इंटरनल रोटेशन करते हैं, एक्सटर्नल करते हैं, फिर अबडक्शन करते हैं, फॉरवर्ड फ्लेक्शन, एक्सटेंशन करते हैं, राइट? फिर हम इससे ओपन चेन में जाते हैं बाय यूजिंग थेराबैंड्स। ओपन चेन के लिए क्या करेंगे? हम एक्सरसाइज आर परफॉर्म्ड एट द एल्बो फ्लेक्स एट 90 डिग्रीज, स्टार्टिंग पोजीशन इज द शोल्डर इन द न्यूट्रल पोजीशन, ओके, with the forward flexion, abduction and external rotation. Arm should be comfortable at the patient's side. अब ये परफॉर्म किया जाता है एट 45 डिग्रीज की आर्च में, ठीक है, एट ऑल 5 प्लेन्स ऑफ मोशन। अब जो थेराबैंड्स हैं हमारे, हमें वो डिफरेंट कलर कोडेड मिलते हैं, तो देयर आर 6 कलर कोडेड थेराबैंड्स अवेलेबल एंड ये इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं 1 से 6 पाउंड की। ठीक है, तो एक एक पाउंड के इंक्रीमेंट से, पहला वाला 1 पाउंड का होगा, दूसरा 2 पाउंड का, 3 पाउंड, 4 पाउंड, ऐसे करके 6 पाउंड तक की इंक्रीमेंट तक आपको थेराबैंड्स मिलते हैं, आपको थेराबैंड्स मिलते हैं। ठीक है, प्रोग्रेशन टू द नेक्स्ट थेराबैंड अकर्स यूजुअली इन 2 to 3 weeks इंटरवल। नाउ पेशेंट्स आर इंस्ट्रक्टेड नॉट टू प्रोग्रेस टू द नेक्स्ट बैंड if there is any discomfort in the present level. This is very essential. Now theraband exercises permit the concentric and eccentric strengthening of the shoulder muscles and are a form of isotonic exercises. ठीक है, ये हमने पिछली बार में बात किया था, characterized by variable speed and fixed resistance. तो अगेन इसमें मोशंस तो वही करने हैं, इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन, अबडक्शन, फॉरवर्ड फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। दिस इज द ओपन चेन एक्सरसाइज दैट विल बी डूइंग विद थेराबैंड्स। फिर आ जाता है, अगर ये हो पा रहा है, क्लोज चेन हो गया, आप ओपन चेन कर पा रहे हो, अब आप आगे जाओगे आइसोटोनिक डंबल एक्सरसाइजेस पे। सेम मोशंस के लिए आइसोटोनिक डंबल एक्सरसाइजेस हो गए। फिर आप स्ट्रेंथनिंग ऑफ डेल्टॉइड करोगे, स्पेशली एंटीरियर डेल्टॉइड का। स्ट्रेंथनिंग ऑफ स्कैपुलर स्टेबलाइजर्स किया जाएगा। इसमें भी अगेन आप पहले क्लोज चेन स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज पे शुरू करेंगे बाय स्कैपुलर रिट्रैक्शन, प्रोट्रैक्शन, डिप्रेशन एंड शोल्डर श्रंक्स। ठीक है, एंड देन यू विल मूव अहेड टू ओपन चेन स्टेबलाइजर स्ट्रेंथनिंग। अब हमारा गोल क्या है? हमने बोला है कि कम से कम 3 अ वीक इट हैज टू बी। अगेन दिस आल्सो इज अ पार्ट ऑफ द होम थेरेपी, राइट? सो इट इज एटलीस्ट थ्राइस अ वीक। You start with 10 repetitions, you can increase to 8 to 12 repetitions for at least 3 sets. ठीक है, फंक्शनल में आप क्या करते हो? प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज कराते हो। जब एटलीस्ट 70% स्ट्रेंथ वापस आ गई है, सिर्फ तभी हम प्लायोमेट्रिक शुरू कराएंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है देखो, प्रोग्रेसिव सिस्टमैटिक इंटरवल प्रोग्राम फॉर रिटर्निंग टू स्पोर्ट्स इज एसेंशियल, स्पेशली थ्रोइंग प्लेयर्स के लिए, टेनिस प्लेयर्स के लिए, गोल्फर्स के लिए। देखो हम बोल रहे जिनमें जो अपने शोल्डर को ज्यादा यूज करेंगे उनके लिए एक स्पेसिफिक आपको सिस्टमैटिक प्रोग्राम बनाना पड़ेगा कि वो किस तरह से उसमें प्रोग्रेस करेंगे, राइट? मैक्सिमल इंप्रूवमेंट जनरली इन सीन इन स्मॉल टेयर्स बाय अबाउट 4 to 6 months, मीडियम टेयर्स में 6 to 8 months एंड लार्ज एंड मैसिव टेयर्स में अप टू 12 months तक का आपको टाइम लगता है फॉर मैक्सिमल इंप्रूवमेंट। ठीक है, patients will continue to show improvement in strength and function for at least 12 months.
अब क्या वार्निंग साइन है, हम करा रहे थे फिजियोथेरेपी है ना, बट उसमें वार्निंग साइंस क्या है? वार्निंग साइन सबसे बड़ा, देखो हमारा कंसर्न क्या है कि टेयर किया था हमने, रिपेयर किया, अभी वो फिर से टेयर ना हो जाए, तो ये हमारा कंसर्न है, राइट? तो वार्निंग साइन क्या होगा? अगर सडनली लॉस ऑफ मोशन हो रहा है तो वो इट मीन्स दैट द टेंडन हैज गॉट टोन, राइट? अगर लैक ऑफ स्ट्रेंथ प्रोग्रेशन हो रहा है, स्पेशली अबडक्शन नहीं हो पा रही है सडनली, या कंटिन्यूड पेन हो रही है स्पेशली नाइट टाइम में, तो मतलब देर इज सम प्रॉब्लम, देर इज दिस इज अ वार्निंग सिग्नल दैट पॉसिबली द रिपेयर हैज फेल्ड, राइट? तो these patients may need to move back either to the earlier routines, one, पहली चीज के, क्योंकि वो उतरे लेवल तक अब नहीं पहुंचे, उनको वापस लेके आओ, उनको लोअर लेवल पे कंटिन्यू कराओ, जब वो स्ट्रेंथ बढ़ेगी फिर वो आगे लेवल पे जाएंगी, वन। यू मे ऑल्सो रिक्वायर यूटिलाइजेशन ऑफ पेन कंट्रोल मॉडलिटीज, जैसे हमने पहले बात करी है। समटाइम्स माइट रिक्वायर अ रिपीट सर्जिकल इंटरवेंशन। जनरली किन में जरूरत पड़ती है रिपीट की? कि अगर देर इज इनएबिलिटी टू स्टैब्लिश मोर देन 90 डिग्री ऑफ फॉरवर्ड फ्लेक्शन बाय 3 मंथ्स, अगर 90 डिग्री फॉरवर्ड फ्लेक्शन 3 मंथ्स तक नहीं आ पा रहा है तो मतलब उनको पॉसिबली रिपेयर की, रिपीट रिपेयर की जरूरत पड़ेगी। अगर स्टेडी प्रोग्रेस जो है वो फिर से ट्रॉमा हो गया पेशेंट को, किसी वजह से चोट लग गई, फिर से गिर गया, या पेनफुल सा पॉप हुआ एकदम से एक्सरसाइज करते वक्त, है ना, तो दैट मीन्स दैट the patient will require a repeat surgical intervention. कभी कभी there will be a radiological evidence of a loosened intra-articular implant, जैसे स्क्रू वगैरह डाला जाता है ना, तो वो स्क्रू जो होता है वो अगर लूज हो गया है, वो आपको अगर एक्सरे में नजर आ रहा है, या आपको क्रेपिटेंस मिल रही है, लॉस ऑफ एक्टिव मोशन मिल रहा है, तो दैट वुड मीन दैट द पेशेंट विल रिक्वायर अ रिपीट सर्जिकल रिपेयर। Okay, so this is about the basic protocols of repair, right? अब हम बात करेंगे about the rotator cuff tears in overhead athletes. हम उनमें क्या ध्यान रखेंगे, है ना? उसमें हमें एक चीज हमें देखो ध्यान रखना है कि obviously जो overhead athletes हैं, जो जैसे टेनिस प्लेयर्स हैं, गोल्फ प्लेयर्स हैं, हम बोल रहे हैं ना, जैवलिन थ्रो वगैरह करते हैं, तो इन सब में देर इज दीज आर एट हाई रिस्क फॉर रोटेटर कफ इंजरीज बिकॉज ऑफ द रेपिटेटिव हाई वेलोसिटी मैकेनिकल स्ट्रेस दैट दिस इज बीइंग प्लेस्ड, उनका जो प्रोफेशन है वो प्लेस कर रहा है ओवर द शोल्डर, राइट? सो दीज एथलीट्स हु हैव एन अंडरलाइंग डिग्री ऑफ इंस्टेबिलिटी में एक्सपीरियंस इंप्रेशन ऑफ द कफ, इसको हम इंटरनल इम्पिंजमेंट बोलते हैं, ये कि कफ जो है इम्पिंज हो रहा है, तो sorry, this will contribute to the partial thickness or full thickness tear of these overhead athletes. इनके लिए diagnosis and prompt treatment is very essential because it can lead to further injury and inflammation. अब आ जाता है कि आर्थ्रोस्कोपिक एंड मिनी ओपन में हम क्या ध्यान रख रहे हैं, है ना? वी हैव डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्रोग्राम्स डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द टेयर एंड द कंडीशन ऑफ द रिपेयर टिश्यू, कि जो रिपेयर टिश्यू उसकी क्या कंडीशन है उसके हिसाब से आप अलग अलग प्रोग्राम यूज करते हो। तो वी हैव टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3 प्रोग्राम्स अवेलेबल फॉर आर्थ्रोस्कोपिक एंड मिनी ओपन रिपेयर ऑफ रोटेटर कफ. सो टाइप 1 प्रोग्राम इज यूज फॉर स्मॉल टेयर्स, यंगर पेशेंट्स जिनका गुड और एक्सीलेंट टिश्यू है, तो इस प्रोग्राम ऑब्वियसली ये थोड़ा ज्यादा प्रोग्रेसिव सा प्रोग्राम है, तो इसलिए स्मॉल टेयर्स या यंगर पेशेंट्स में यूज किया जाता है, या जिनकी बहुत अच्छी टिश्यू, आपको लगा कि टिश्यू इज वेरी गुड एट, सर्जन को लगता है कि इट्स एट अ गुड कंडीशन ड्यूरिंग द रिपेयर, तो यू कैन मूव विद द टाइप 1 रिपेयर, टाइप 1 प्रोग्राम. टाइप 2 इज जनरली मेंट फॉर मीडियम एंड लार्ज साइज टेयर विद in an active individual जिसका again tissue is good. Type 3 is generally used for patients with large or massive tears जिनका फेयर क्वालिटी हो या पुअर क्वालिटी हो टिश्यू की, उनमें आप टाइप 3 पे जाएंगे, ठीक है? गोल्स क्या है हमारे? हमें रीएस्टेब्लिश करना है अगेन अर्ली पैसिव आरओएम करना है, ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. पोस्ट ऑफ डे 1 में पैसिवली मूव करना है रेंज ऑफ मोशन पे, that is flexion in the scapular plane and internal external rotation in the scapular plane at 45 degree of abduction. Then allow active assisted external rotation, internal rotation with L bar in the scapular plane. Then active assisted arm elevation with L bar. So आपने active assisted motion करानी है, external internal rotation and arm elevation, ठीक है? ये 7 to 10 days पे कराई जाती है. Then the therapist may provide assistance or support as the patient lowers the arm from the 80 degree to 30 degree of elevation. ठीक है, उसमें भी आपको active assistance देनी पड़ेगी. Then as motion progresses, exercises are done with the arm abducted to 75 degrees during external internal rotation, active assisted motion. And finally, the arm is placed at 0 degree abduction during internal external rotation. ठीक है? Goals for obtaining passive फुल पैसिव रेंज ऑफ मोशन क्या है ना? हमारा टाइप 1 रिपेयर में जनरली 3 to 4 वीक्स में आप फुल पैसिव मोशन ले पाएंगे. टाइप 2 में 4 to 6 वीक्स लग जाता है. टाइप 3 में 6 to 8 वीक्स लग जाता है फॉर फुल पैसिव रिपेयर, सॉरी फॉर फुल पैसिव रेंज ऑफ मोशन. नाउ द रिस्टोरेशन ऑफ एक्टिव मोशन इज ऑब्वियसली स्लोअर बिकॉज जो हीलिंग होएगी
पेन होगा पेशेंट को, वीकनेस भी होगी रोटेटर कफ में, उसकी वजह से जो एक्टिव मोशन है उसको थोड़ा समय लगेगा. मोशंस विद द सच एज एक्सेसिव शोल्डर एक्सटेंशन, एडक्शन बिहाइंड द बैक, जो हम पीछे को बाजू लेके जाते हैं ना, या शोल्डर हॉरिजॉन्टल एडक्शन आप प्रोहिबिटेड फॉर एटलीस्ट 6 to 8 weeks. कभी कभी आप क्रायोथेरेपी दे सकते हो ऐसे पेशेंट्स को. इट कैन बी यूज 8 times a day for 7 to 10 days because that's also a very good modality of treatment and pain relief both. फिर एक्टिव सब मैक्सिमल पेन फ्री मल्टी एंगल आइसोमेट्रिक्स आर यूज फॉर इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन, एबडक्टर्स, फ्लेक्सर्स, एल्बो फ्लेक्सर्स, मसल ग्रुप, सबके लिए आप मल्टी एंगल आइसोमेट्रिक्स यूज कर सकते हैं. नाउ rhythmic stabilization exercises in the supine position are started. We can start it as about 14 days pe. And these exercises are designed to prevent and treat the shrug साइन. श्रग साइन क्या होता है? जो ऐसा ही शोल्डर ऊपर को करके पेशेंट रखता है कि उसको पेन नहीं होती, उसकी मूवमेंट सौखी लगती है, इसलिए वो उसको श्रग करके रखता है शोल्डर को. उसमें आपको यू हैव टू अवॉइड दैट, इसीलिए आप रिदमिक स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइजेस कराते हैं. ये जनरली आर डन इन बैलेंस पोजिशन, दैट इज 100 से 110 डिग्री ऑफ फ्लेक्शन पे एंड 10 डिग्री ऑफ अबडक्शन पे. 10 डिग्री ऑफ अबडक्शन एंड 100 से 120 डिग्री ऑफ फॉरवर्ड फ्लेक्शन में आप रिदमिक स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइजेस कराएंगे. ठीक है, आपने उसको वहां मेंटेन रखना है. वाटर स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइज, यू आर मेंटेनिंग इट, स्टेबलाइजिंग इट एट दैट पोजीशन, कि वो उस पोजीशन पे स्टेबल रह सके. ठीक है. Then in this position the therapist provides an extremely low isometric force. Now देखो, जो स्टेबल रख पा रहा है उसमें आप क्या कर सकते हैं, उसमें आप एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हैं टू द मूवमेंट और टू द पोजिशन. तो वो पेशेंट उस जैसे अब मेरे कहने का मतलब है कि हम रख रहे हैं इसको, हमने 110 100 to 110 तक आपने फॉरवर्ड फ्लेक्शन दिया है उसको, एंड आपने 10 डिग्री की अबडक्शन दी हुई है. उसमें पेशेंट को आप स्टेबल रखने का, सपोज हमें ऐसे रखना है बाजू, तो ऐसे वो स्टेबल रखा हुआ है. तो जो पेशेंट ऐसे स्टेबल रख पा रहा है उसमें आप थोड़ा सा आप रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हैं. आप रेजिस्टेंस दे रहे हैं कि वो उसको उतने पे रखे, है ना, आप अपना जोर लगा रहे हैं, सो दैट this is what is isometric strengthening. Okay, this is a kind of isometric strengthening that you're providing to the patient. Okay. Now, the exercise at 100 to 125 degree will activate the rotator cuff with assistance from the deltoid. एंड ये सुपीरियर माइग्रेशन अवॉइड करेगा. हम इसलिए इसको 100 से 125 डिग्री पे रखते हैं कि डेल्टॉइड इसमें हेल्प करता है, फिर क्योंकि यहाँ तक डेल्टॉइड इज वेरी एक्टिव है ना, तो डेल्टॉइड विल हेल्प इन दिस, और ये ऊपर नहीं जाने देगा शोल्डर हेड को, श्रग नहीं होने देगा उसको. ठीक है. Now, as the glenohumeral joint control is regained, the drills can be done at lower angles, that is 30 degree, 60 degree and 90 degree also. And the progression is supine, side lining and then seated. पहले लेट के करना है, फिर साइड लेके लेटे हुए में करना है, फिर बैठ के कराना है, यही सेम चीज. Now, rhythmic stabilization drills are done for internal external rotation at the plane of scapula, which starts at 7 to 10 days. At 3 weeks, isotonic tubing is used for external internal rotation with the arm at the side. ओके, साइड लाइनिंग में भी आप एक चीज करा सकते हैं. नाउ एम्फेसिस ऑन द एक्सटर्नल रोटेशन स्ट्रेंथ इज देयर. व्हाई? बिकॉज इट इज वेरी क्रिटिकल इन रीएस्टैब्लिशिंग द फंक्शनल यूज. देखो, अगर पेशेंट ऐसे नहीं कर पा रहा है, बाहर की तरफ नहीं लेके जा पा रहा है बाजू को, तो वो फंक्शनैलिटी नहीं आती है बाजू की. सिर्फ ये करना इज नॉट इम्पोर्टेंट. मोस्ट ऑफ द टाइम दिस इज व्हाट यू आर डूइंग, दिस इज व्हाट यू आर डूइंग मोस्ट ऑफ द टाइम, राइट? तो आपकी एक्सटर्नल रोटेशन जो है बाजू की, वो बहुत क्रिटिकल होती है फॉर फंक्शनल यूसेज ऑफ द आर्म. That is why external rotation is the first thing that has been that they try to establish, right? Then we have the patient is not allowed to progressively exercise through a shrug sign. That is very important. I told you कि shrug sign नहीं करने देना है ना, तो आपको ये ध्यान रखना है कि patient shrug ना करे और movement करे. Now, once the external rotation strength is achieved, then active abduction and flexion को allow किया जाता है. At 8 weeks, light isotonic strengthening and flexibility exercises are begun with low weight and high repetition for muscle endurance and strength. एंड 3 months पे फंडामेंटल शोल्डर एक्सरसाइज प्रोग्राम में आप लेके जा सकते हैं पेशेंट को. ठीक है. फंडामेंटल शोल्डर एक्सरसाइज क्या है? जो हम पुली से करते हैं, या हम जो ट्यूब लेके दे रहे हैं, ओवरहेड अबडक्शन करा रहे हैं, या साइडवेज करा रहे हैं, 90 डिग्री करा रहे हैं, है ना. दीज आर फंडामेंटल शोल्डर एक्सरसाइज. हमने ये पिछले लेक्चर में किया है. थेराबैंड एक्सरसाइजेज या एल बार के साथ जो आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो भी हमने पिछली बार में डिस्कस करा हुआ है. ठीक है. फिर ये लैटरल रेजेस दिखा रहा है, डंबल रेजेस दिखा रहा है, जो हम यूज करेंगे आइसोमेट्रिक डंबल एक्सरसाइजेस. ठीक है. अब हाउ वी गो अबाउट विद रिहैबिलिटेशन ऑफ जब कोई मैसिव टेयर था, इररिपेरेबल काइंड ऑफ टेयर था, है ना,
उसको उन्होंने डिब्राइड किया है। डिब्राइड करना होता है उसकी सफाई करना एक किस्म से, है ना, तो उसको डिब्राइड करके करा है। तो उसकी रिहैबिलिटेशन आप कैसे करेंगे? सो इसमें ग्रेजुअल अटेनमेंट ऑफ मोशन थ्रू पैसिव एंड एक्टिव असिस्टेड स्ट्रेचिंग टेक्निक्स इज टू बी डन। फुल मोशन शुड बी ऑब्टेन बाय 3 to 4 weeks आफ्टर सर्जरी। अभी ऑब्वियसली ग्रेजुअल रिस्टोरेशन करानी है स्ट्रेंथ की, एकदम से नहीं कराना है, विद द रोटेटर कफ एंड स्कैपुलोथोरैसिक मसल्स के हेल्प से। And you have to balance establish the balance of the muscular forces at the glenohumeral joint. Now, key is to go to active shoulder elevation in this patient by strengthening the posterior rotator cuff mechanism. ठीक है, क्योंकि आपके जो बाकी मसल्स हैं वो फिर भी बेटर होंगे, तो आप उनकी हेल्प से इसको इसकी मोशन को इंप्रूव कर सकते हैं। रिस्टोरेशन ऑफ डायनेमिक स्टेबिलिटी टू द ग्लिनोहुमेरल जॉइंट थ्रू प्रोप्रोसेप्टिव एंड न्यूरोमस्कुलर ड्रेनिंग ड्रिल्स कैन बी डन। Now, internal and external rotation, rhythmic stabilization drills are done at various stages of non-painful elevation. External rotation is strengthened with light isometric and isotonic exercises. And you should continue the pre-injury exercise programs 3 times a week at home. And fundamental shoulder exercise program also. Okay? So this is all with the all different kinds of, देखो हमने open repair में हम कैसे patient को स्टेबलाइज करेंगे, क्या क्या एक्सरसाइजेस कराएंगे। देखो एक्सरसाइजेस सेम रहेंगी, उनको लेवल कैसे इंक्रीज करना है, कब किस में इंक्रीज करना है, ये डिफरेंट होता है। ठीक है, एक्सरसाइजेस विल ऑलवेज रिमेन द सेम। दैट इज व्हाई देयर हैज बीन अ डिफरेंट लेक्चर जिसमें हमने एक्सरसाइजेस से रिलेटेड बहुत कुछ बात कर लिया है, बट किस में कब करना है, दैट इज द एसेंशियल पार्ट, दैट इज व्हाट यू विल हैव टू नो कि अक्यूट टेयर है, मैसिव टेयर है, या किस तरह की रिपेयर हुई है, किस तरह का टिश्यू हीलिंग था, उसके हिसाब से किस तरह का पेशेंट है उसके हिसाब से आपको उसको रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम बना के देना पड़ेगा, राइट? सो यू हैव टू ट्राई एंड अंडरस्टैंड द फैक्टर्स इन्वॉल्व इन दिस रिहैबिलिटेशन प्रोसेस। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। इस बार हमने इस लेक्चर में पूरा बात किया है अबाउट द रिपेयर ऑफ द सर्जिकल रिपेयर्ड पेशेंट्स, सर्जिकली रिपेयर्ड पेशेंट्स, उनमें आप रिहैबिलिटेशन कैसे देते हैं, एथलीट्स में कैसे देते हैं, जो बिल्कुल मैसिव टेयर्स होते हैं, जो बिल्कुल डिब्राइड ही करने पड़ते हैं, इररिपेयरेबल काइंड ऑफ टिश्यू होता है, उसमें रिहैबिलिटेशन कैसे देते हैं। ठीक है, एंड द डिफरेंट फैक्टर्स दैट आर इन्वॉल्व इन ऑल दिस प्रोसेस, व्हाट विल बी आवर गोल्स फॉर मूविंग अहेड टू दैट. So I hope you have understood the lecture. If you have any queries, please mention in the comment box below and feel free to ask. If you like the video, please press the like button and don't forget to subscribe to our channel. So till we meet again, bye bye and have a nice day.